नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री के छठे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसका हिंदी होता है एक वैज्ञानिक का बनना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको इस चैप्टर में समझ ना आए। आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको इस बात का एहसास होने वाला है। ये आपका लास्ट चैप्टर है। मैंने आपके सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। ये मुझसे छूट गया था क्योंकि मुझे लगा कि 30% सिलेबस में ये भी चला गया है, बट बाद में बच्चों ने कमेंट किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चैप्टर अभी बाकी है। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अभी तक अनजान थे और आज आप उनसे परिचित होने वाले हैं। तो पहली बार जब कोई मिलता है ना, तो थोड़ा सा उसके साथ हमको डर लगता है। वही कंडीशन है आपके साथ यहाँ पे इस चैप्टर के साथ। तो चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन इसके लेखक हैं। हमारा जो अध्याय है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अबाउट द ऑथर कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ पे, और ना ही अबाउट द लेसन से, क्योंकि अबाउट द लेसन तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दूंगा। वही सारी बात यहाँ पे कही गई हैं और मैं नहीं चाहता कि अभी आपको इन सब चीज़ों से मैं परिचित कराऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो रिचर्ड एब्राइट को प्राप्त हुआ या फिर रिचर्ड एब्राइट को दिया गया द शियरल स्कॉलर अवार्ड। शियरल मतलब शियरल ही होता है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, अवार्ड मतलब पुरस्कार। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइट को शियरल विद्वान पुरस्कार दिया गया एंड और द शेयरिंग प्लग अवार्ड, और उन्हें शेयरिंग प्लग अवार्ड भी दिया गया। यानी यहाँ पे उनको 2 अवार्ड दिए गए, दोनों चीज़ें लिखी गई हैं कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड, रिचर्ड एब्राइट को दिया गया शियरल स्कॉलर अवार्ड, शियरल विद्वान पुरस्कार और शेयरिंग प्लग पुरस्कार। तो रिचर्ड एब्राइट को शियरल विद्वान पुरस्कार और शेयरिंग प्लग पुरस्कार दिया गया फॉर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसको मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ। बायोकेमिस्ट्री का मतलब तो होता है जीव रसायन, यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो पेड़ पौधों और जानवरों और उनके जैविक प्रक्रमों से संबंधित है। यानी उनका विकास किस तरह से होता है, वो कैसे विकसित होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर आपकी बात आती है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ये आणविक जीव विज्ञान है। आप जानते हैं, आणविक शब्द से आप परिचित हैं। ठीक है, तो इट वाज हिज फैसिनेशन, यह उनका आकर्षण था फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए। तो इट वाज हिज फैसिनेशन मतलब यह उनका आकर्षण था फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए। तो तितलियों के लिए यह उनका आकर्षण था दैट ओपनड, जिसने खोल दिया द वर्ल्ड, संसार को, ऑफ साइंस, विज्ञान के, जिसने विज्ञान के संसार को खोल दिया टू हिम, उसके लिए। तो तितलियों के लिए यह उनका आकर्षण था जिसने उनके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलेंगे। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 22, तो एट द एज मतलब उम्र, ऑफ 22 22 वर्ष की उम्र में, एक एक लाइन पकड़िएगा, ज़्यादा लंबा मत पढ़िएगा, एक एक लाइन पकड़ेंगे। ठीक है, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। तो एट द एज ऑफ 22, तो इतने का मतलब होता है 22 वर्ष की आयु में या फिर 22 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, या फिर आप इसे पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं, अर्थात कोई ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो, भूतकाल में हुई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे भूतपूर्व। तो एट द एज ऑफ 22, इतने का मतलब होता है 22 वर्ष की अवस्था में। अ फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, एक भूतपूर्व ने। तो 22 वर्ष की अवस्था में, अ मतलब एक, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व ने, स्काउट ऑफ द ईयर, ईयर मतलब वर्ष, ऑफ द ईयर मतलब इस वर्ष के, स्काउट मतलब सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ
स्वयंसेवक ने, ये जो दिया है ना, इसकी हिंदी यहाँ पे नीचे है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने। ठीक है, तो दोनों तरह से आप जानते रहिए। तो 22 वर्ष की आयु में एक पूर्ववर्ती या एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी इस संसार को एक्साइटेड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, यानी विथ अ न्यू, एक नए थ्योरी, सिद्धांत के साथ, ऑन हाउ, कि कैसे, सेल्स मतलब कोशिकाएं, वर्क काम करती हैं। आप इसे सेल भी कह सकते हैं कि सेल्स काम कैसे करती हैं, और ज़्यादा आसान करते हैं। तो एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, अ फॉर्मर, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इस संसार को आश्चर्यचकित कर दिया, विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ, कि कैसे, सेल वर्क, कि सेल काम कैसे करते हैं, कोशिकाएं काम कैसे करती हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप फिर से देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में, अ फॉर्मर, एक पूर्ववर्ती ने, या फिर आप इसे भूतपूर्व भी कह सकते हैं, तो एक भूतपूर्व ने, स्काउट ऑफ द ईयर, यानी एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इस संसार को, इस दुनिया को, साइंटिफिक वर्ल्ड यानी इस विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ शेल वर्क, कि सेल काम कैसे करते हैं, सेल मतलब कोशिका, यानी कोशिका काम कैसे करती है। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए और आज के बाद आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, एक एक का छोटा छोटा पढ़ना है, एक साथ मत पढ़िएगा, छोटा छोटा पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि रिचर्ड एच एब्राइट, तो रिचर्ड एच एब्राइट एंड और हीज कॉलेज रूममेट, कॉलेज मतलब कॉलेज ही होता है, रूममेट मतलब रूम में एक साथ रहने वाले लोग, आप उसे सहपाठी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो रिचर्ड एच एब्राइट ने एंड हीज कॉलेज रूममेट, और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन्ड, विवरण दिया था, समझाया था या बताया था। ठीक है, फिर से कि रिचर्ड एच एब्राइट ये नाम है, तो भाई रिचर्ड एच एब्राइट, एंड मतलब और, हीज मतलब उनके, कॉलेज रूममेट मतलब एक कॉलेज के सहपाठी ने। ठीक है, तो रिचर्ड एच एब्राइट तथा उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, थ्योरी मतलब इस सिद्धांत को एक्सप्लेन्ड समझाया था या बताया था। तो इस सिद्धांत को बताया था इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, एक पत्रिका में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की, यानी ये एक नाम है और इसकी हिंदी करते हैं। चलिए देखिए, साइंस मतलब विज्ञान, अकेडमी का अकेडमी ही होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय विज्ञान की, ऑफ मतलब का, की, के, एक एक समझिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक से समझा रहा हूँ। तो साइंस यानी विज्ञान, ऑफ मतलब की, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एकेडमी मतलब एकेडमी, तो विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ द मतलब ऑफ मतलब का, की, के, तो की प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाहियाँ, प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही। ठीक है, तो फिर से आराम से, विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी की कार्यवाहियाँ नामक पत्रिका में एक्सप्लेन द थ्योरी, इसका विवरण दिया था। फिर से समझाऊं तो केवल इतने का, जो ये मतलब नीचे वाला है ना, तो साइंस मतलब विज्ञान, ऑफ मतलब का, की, के, तो ऑफ का मतलब इतना होता है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, की, तो साइंस की यानी विज्ञान की राष्ट्रीय एकेडमी की प्रोसीडिंग यानी कार्यवाहियाँ नामक आर्टिकल, पत्रिका में एक्सप्लेन द थ्योरी, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को छपवाया था या फिर बताया था। आसान है, एक बार पूरा पढ़ते हैं। तो रिचर्ड एच एब्राइट ने एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने एक्सप्लेन द थ्योरी, इस सिद्धांत का विवरण दिया था, इन एन आर्टिकल,
इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यानी विज्ञान की राष्ट्रीय अकेडमी की कार्यवाहियाँ नामक पत्रिका में। ठीक है, आगे चलें। ये एक पत्रिका है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अमर उजाला आता है, तो यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे हम अमर उजाला लिख सकते हैं। भाई आप चाहें तो न्यूज़पेपर में कुछ भी छपवा सकते हैं। आप लोगों ने पत्रिकाएं देखी होंगी, मैगजीन्स वगैरह अब तो आती रहती हैं, बट अगर नहीं देखी तो आप जानते रहिए, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सारे न्यूज़पेपर हैं, उनके नाम हैं। उसी तरह से ये भी एक तरह का आप समझिए कि इसमें छपवाया जा सकता है, आप जो चाहें वो छपवा सकते हैं। मतलब आपकी बात में कुछ दम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। देखिए जर्नल मतलब यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ क्या है। फिर से समझते हैं कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट की इस महत्वपूर्ण, साइंटिफिक यानी विज्ञान की, जर्नल पत्रिका ने, तो विज्ञान की इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड, छापा था, द वर्क, काम को, ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज के छात्र के, यानी कॉलेज छात्र के नाम को छापा था। भाई यहाँ पे नीचे नाम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये किसने लिखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इट वाज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि इस विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज छात्र के नाम को छापा था। यानी कहना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब विज्ञान की इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने कॉलेज के छात्र के नाम को छापा था, कि ये न काम किसने किया है, रिचर्ड एच ब्राइट ने और उनके कॉलेज के सहपाठी ने। ठीक है। इन स्पोर्ट्स, खेलों की दुनिया में, खेल की दुनिया में, दैट वुड, ये घटना ना, बी लाइक, ऐसी थी, मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, कि किसी खिलाड़ी को मेकिंग द बिग लीग्स, बड़े खेलों के लिए एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। देखिए कैसे कहते हैं इसको, मैं बेसिक से समझाता हूँ, नहीं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। देखिए बेसिक से समझिए। इन स्पोर्ट्स मतलब खेल दुनिया में, खेल जगत में, खेल की दुनिया में, किसी भी तरह से आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया में, दैट वुड, ये घटना, बी लाइक, कुछ ऐसी थी, ये घटना कुछ ऐसी थी, मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स, खेल जगत में या खेल की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी, मेकिंग द बिग लीग, कि किसी बिग लीग के लिए, किसी बड़े खेल के लिए, एट द एज, खिलाड़ी को एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। भाई बड़े खेलों के लिए कोई खिलाड़ी 15 वर्ष की आयु में नहीं जाता। अब आपको क्रिकेट खेलने जाना है, आप इंडिया की तरफ से खेलना चाहते हैं, तो आप, एक सेकंड कॉल आ रहा है, फ़ोन आ गया था, हम फिर से एक बार शुरू करते हैं कि इन स्पोर्ट्स, खेल जगत में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी, मेकिंग द बिग लीग, कि बड़े खेल के लिए, मेकिंग द बिग लीग मतलब किसी बड़े खेल के लिए, एट द एज ऑफ 15, खिलाड़ी को चुन लिया जाए, ये हमें अपनी तरफ से जोड़ना है, एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में। जैसे आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं और आपको क्रिकेट खेलना है, तो आपको 15 वर्ष की आयु में तो कोई जाने नहीं देगा। 15 वर्ष की आयु तक तो आपका हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं होता ना, तो आप 15 वर्ष की आयु में तो यहाँ पर जा नहीं सकते ना इंडिया की तरफ से खेलने के लिए, यानी आपकी आयु बहुत कम है। तो अगर 15 वर्ष की आयु में आपको चुन लिया जाए तो ये एक आश्चर्य की बात होगी, अरे ऐसा कैसे हो गया ना, वो चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो इन स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक, ये घटना कुछ इस प्रकार थी कि मेकिंग द बिग लीग, कि किसी बड़े खेल के लिए खिलाड़ी को एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये खेल जगत की दुनिया में या खेल की दुनिया में ये घटना इस प्रकार थी कि किसी खिलाड़ी को खेल के लिए, बड़े खेल के लिए 15 वर्ष की आयु में चुन लिया जाए, एंड हिटिंग अ होम रन, एंड और हिटिंग, वो बना ले, होम रन, होम रन मतलब होता है अतिरिक्त अंक।
ठीक है, और वो अतिरिक्त रन बना ले योर फर्स्ट टाइम बैट, पहली बार ही बैटिंग करते हुए, और पहली बार ही बैटिंग करते हुए वो अतिरिक्त रन बना ले, वो होम रन बना ले, जैसा कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये कहना चाहते हैं कि खेल जगत की दुनिया में यह घटना कुछ इस प्रकार थी कि किसी बड़े खेल के लिए खिलाड़ी को 15 वर्ष की आयु में ही चुन लिया जाए और पहली बार फर्स्ट टाइम बैट, पहली बार ही खेलते हुए बैटिंग करते हुए हिटिंग अ होम रन, वो होम रन बना ले, अतिरिक्त रन बना ले। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर रिचर्ड ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट, यह पहली कड़ी थी इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों की, यानी रिचर्ड ब्राइट के लिए यह उसकी उपलब्धियों की पहली कड़ी थी इन साइंस, विज्ञान की दुनिया में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में। तो आप इसे क्षेत्र की जगह पर देश कहेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी देश लिखा गया है। तो इट वॉज द फर्स्ट इन फॉर रिचर्ड ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। तो रिचर्ड ब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे देशों में उपलब्धियों की फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, यह पहली कड़ी थी। तो आप इसे पूरा ऐसे कहेंगे कि रिचर्ड ब्राइट के लिए यह उसकी विज्ञान तथा दूसरे देशों की उपलब्धियों की पहली कड़ी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड, और यहाँ सब कुछ शुरू हुआ था विद बटरफ्लाइज, तितलियों से, और यहाँ सब तितलियों से शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, एब्राइट, एकमात्र बच्चा, एब्राइट यानी एब्राइट एकमात्र बच्चा था, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट ग्रेव अप, एब्राइट बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में, उत्तर में। तो एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। There wasn't much I could do there. There wasn't much, कुछ अधिक नहीं था, I could do there, जो मैं वहाँ पे कर सकूँ, यानी वहाँ पर करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। He said, उसने कहा कि वहाँ पर करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। I certainly couldn't play football, ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था और बेसबॉल, और ना ही मैं बेसबॉल खेल सकता था, यानी मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना ही बेसबॉल खेल सकता था विथ अ टीम ऑफ वन, किसी टीम के साथ, यानी किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ मैं नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था और वो थी चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा, यानी वो चीज़ों को इकट्ठा करता रहा। सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन की कक्षा में पहुंचकर, या किंडरगार्टन की कक्षा प्रारंभ करते हुए, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने कलेक्टेड इकट्ठा किया बटरफ्लाइज, तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन मतलब उसी दृढ़ निश्चय से, यानी एब्राइट ने उसी दृढ़ निश्चय से तितलियों को इकट्ठा किया। तो फिर से अगर इसको कहें तो सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, एंड डिड ही एवर, और यही करता रहा। ठीक है, इतना छोटा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, बस यहाँ पे हमको आ गया, इसको नहीं पढ़ना। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए, किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए, या फिर जब उसकी किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ हुई, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, तो एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, यहाँ पर भी छोटा कर दिया, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, विद द सेम डिटर्मिनेशन, इसको भी छोटा करेंगे, विथ मतलब विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से। तो एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से। यहाँ तक हो गया।
विद द सेम डिटर्मिनेशन मतलब उसी दृढ़ निश्चय से, दैट हैज़ मार्क्ड जिसने मार्क्ड कर दिया, मार्क मतलब चिन्हित कर दिया, ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी सभी गतिविधियों को, ऑल मतलब सभी, सारी, सभी जो कहना चाहें कह सकते हैं, तो चिन्हित कर दिया ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी सारी गतिविधियों को, और जिसने उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया। तो अब मैंने सब बता दिया है, अब मैं सब जोड़ूंगा। तो सो ही डिड एंड डिड ही एवर, इसलिए उसने यही किया और यही करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन की कक्षा आरंभ करते हुए एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन उसी दृढ़ निश्चय से, दैट हैज़ मार्क्ड जिसने चिन्हित कर दिया ऑल हिज एक्टिविटीज़ उसकी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, जिसने उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया। छोटा हो गया, आसान हो गया। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने और भी चीज़ें इकट्ठा की जैसे कि रॉक्स पत्थर, फॉसिल्स जीवाश्म एंड कॉइन्स और सिक्के, उसने पत्थर, जीवाश्म और सिक्के भी कलेक्टेड इकट्ठा किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, कभी कभी वहाँ ईगर एस्ट्रोनॉमर वह एक खगोल शास्त्री बन जाता था, टू यानी भी, यानी वो कभी कभी खगोल शास्त्री भी बन जाता था। समटाइम्स जब स्टार गेजिंग ऑल नाइट, जब वो रात को तारों को गेज करता था, घूरता था, तो जब रात में वो तारों को घूरता था तो कभी कभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री भी बन जाता था। ठीक है, आगे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट, जब वो पहली कक्षा में गया या फिर पहली कक्षा से ही, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी उसके अंदर उत्सुकता भरी थी, अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, ब्राइट मतलब कुशाग्र, माइंड मतलब मस्तिष्क, तो एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ, यानी इसे ऐसे कहेंगे कि पहली कक्षा से ही एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ उसके अंदर उत्सुकता भरी थी। ठीक है। ही आल्सो हैड अ मदर, उसकी एक माँ थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, हु इनकरेज जो इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट उनकी रुचि को, इन लर्निंग सीखने की, जो उनकी सीखने की रुचि को इनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी। ठीक है, तो मैं कैमरा में देख के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर मिस होता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो उसकी एक माँ थी जो उसके सीखने की रुचि को प्रोत्साहित करती थी। ठीक है। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह टूक ले जाती थी, हिम उसे, ऑन ट्रिप्स यात्राओं पर, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उसे टेलीस्कोप खरीदा था, एक दूरबीन खरीद कर दी थी। माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया था। कैमरास, कैमरा खरीद कर दिया था। माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी पर्वतरोही वस्तुएं दी थी। एंड अदर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मतलब औजार, और दूसरे औजार खरीद कर दिए थे। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की थी, इन मैनी अदर वेज, कई दूसरे तरीकों से भी, यानी हर प्रकार से उन्होंने उसकी मदद की थी। ठीक है, मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ही आल्सो हैड मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी उसकी माँ ने भी सीखने की उसकी रुचि जो थी उसको प्रोत्साहित किया था। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उसे दूरबीन खरीद कर दी थी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी खरीद कर दिया था। कैमरास खरीद कर दिए थे। माउंटेनिंग मटेरियल, पर्वतरोही वस्तुएं खरीद कर दी थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे औजार खरीद कर दिए थे। एंड हेल्प्ड हिम इन अदर मैनी अदर वेज, और कई दूसरे तरीकों से उसकी मदद की थी। यहाँ तक क्लियर है। आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन, मैं उसकी केवल एकमात्र कंपेनियन थी, एकमात्र मित्र थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया, यानी जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं केवल उसकी एकमात्र मित्र थी। हीज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, तो उसकी माँ ने कहा कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही ऐसी थी जो उसकी मित्र थी, या फिर मैं एकमात्र उसकी मित्र थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम,
आफ्टर डैट, और इसके बाद यानी जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो इसके बाद आई वुड ब्रिंग, मैं लाती थी होम, घर पर, फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके मित्र, यानी इसके बाद मैं उसके कई दोस्तों पर मैं उसके कई दोस्तों को घर पर लाती थी, यानी उसके कई दोस्त घर पर आते थे, ठीक है, जब वो स्कूल जाने लगा। तो आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, इसके बाद मैं उसके कई दोस्तों को घर लाती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम लोग इकट्ठे काम करते थे। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि में, रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स, हम काम करते थे, टुगेदर, साथ मिलकर, लेकिन रात में हम साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है, यानी माताजी और बेटा। रिची यानी रिचर्ड, उसकी माँ उसे प्यार से रिची बुलाती थी। वाज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा पूरा जीवन है। आफ्टर हीज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, यानी रिची के पिता की मृत्यु के बाद, रिची वाज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। तो रिची के पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ है। रिची वाज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था, ठीक है। व्हेन, जब रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, यानी जब रिची तीसरी कक्षा में था, तो उसके बाद मतलब उसके पिता की मतलब डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। रिची वाज होल लाइफ, मतलब रिची वाज माई होल लाइफ, और रिची ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। तो इसे आप ऐसी, जिस तरह से किताब में लिखा है वैसे ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा कि रिची वाज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो रिची के पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ है। व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था, तो यानी जब रिची तीसरी कक्षा में था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, स्पेंड ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरी, हर इवनिंग मतलब शाम को, लगभग हर शाम को, एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल यानी भोजन की मेज पर मिलते थे या इकट्ठा होते थे। तो वह और उसका बेटा लगभग हर शाम को भोजन की मेज पर मिलते थे, स्पेंड करते थे यानी टाइम बिताते थे, ठीक है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह और उसका बेटा लगभग हर शाम भोजन की मेज पर मिलते थे या इकट्ठा होते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग टू डू, यदि उसके पास, यदि इफ़ ही डिडंट हैव, उसके पास नहीं होती थी थिंग्स टू डू, यानी उसके पास अगर करने के लिए काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मानसिक काम, ठीक है, यानी शारीरिक काम ऐसा नहीं कहती थी जाओ खेत में फावड़ा चला गया, नहीं, ये किताब उठाओ इसे पढ़ो, वो किताब उठाओ उसे पढ़ो, ये सारा काम, ठीक है। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, मानसिक काम। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक्ड इट, उसे ये पसंद था। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था या वो पढ़ना चाहता था, लेकिन आप इसे ऐसे कहेंगे कि उसे ये पसंद था और वह सीखना चाहता था, ठीक है। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी, एंड लर्न ही डिड यानी वो उसने सीखा भी, यानी वो सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, स्कूल में ही अर्नड, उसने प्राप्त किया, टॉप ग्रेड, उच्च स्थान, स्कूल में उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। ऑन एवरी डे, रोज़मर्रा के कामों के अतिरिक्त, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑन एवरी डे थिंग्स, रोज़मर्रा के कामों में, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चों के जैसा ही था, यानी उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो सुपरमैन नहीं था, ठीक है। तो कहना चाहती हैं कि ऑन एवरी डे थिंग्स, रोज़मर्रा के कामों में, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह दूसरे बच्चों की तरह ही था, ठीक है, यानी वो भी एक साधारण सा ही बच्चा था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। तो ऑन एवरी डे थिंग्स, रोज़मर्रा के कामों में, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, दूसरे बच्चों की तरह, ही वाज जस्ट लाइक, वो था, ठीक है। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड,
यानी दूसरी कक्षा में पहुंचकर, बाय द टाइम यानी ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, यानी दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते ए ब्राइट हैड कलेक्टेड, ए ब्राइट ने इकट्ठा कर लिया था ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की ऑल सभी 25 स्पीसीज 25 प्रजातियों को। तो बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड यानी दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते ए ब्राइट हैड कलेक्टेड, ए ब्राइट ने इकट्ठा कर लिया था ऑल 25 स्पीसीज सभी 25 प्रजातियों की बटरफ्लाइज तितलियों को फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके घर के आसपास, होम टाउन यानी नगर के आसपास मिलती थी। आसान शब्दों में इसे ऐसे कहेंगे कि बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, ब्राइट ने तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके नगर के आसपास मिलती थी। फाउंड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, फाउंड मतलब मिलती थी, तो उसके नगर के आसपास जो मिलती थी। और कहते हैं कि सी फॉलोइंग बॉक्स, यानी जो आगे बॉक्स दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार की तितलियों को इकट्ठा किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इतना रिवीजन कर लें, और इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्लास 10th के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे भी वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना एक बार रिवीजन कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, और जल्द ही वो सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप सब कुछ यहाँ से तैयारी कर पाएंगे, चाहे वो ग्रामर की बात हो या फिर चाहे वो बुक की रीडिंग की बात हो। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।